हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम सीखेंगे कि इंटरमीडिएट्स क्या होता है। तो आइए देखिए इंटरमीडिएट्स क्या होते हैं। देखिए, जब भी कोई रिएक्शन स्टार्ट होती है तो रिएक्शन में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। तो जब भी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के दौरान एक अनस्टेबल स्पीसीज का बनना, और जो अनस्टेबल स्पीसीज बनती है उस स्पीसीज को हम इंटरमीडिएट्स के नाम से जानते हैं। देखिए होता क्या है, जब भी कोई रिएक्शन प्रोसीड होती है तो रिएक्शन में हम जानते हैं रिएक्टेंट से हमेशा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के दौरान एक स्पीसीज का बनना, मतलब डायरेक्ट रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होता है, एक स्पीसीज बनती है। उस स्पीसीज को ही हम किस नाम से जानते हैं? इंटरमीडिएट के नाम से जानते हैं। और फिर ये इंटरमीडिएट इमीडिएटली किस में कन्वर्ट हो जाता है? प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो इंटरमीडिएट होता है ये एक ट्रांजिशन स्टेट का प्रोडक्ट होता है जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट के दौरान बीच में बनता है। चूँकि ये इंटरमीडिएट हाईली अनस्टेबल होता है क्योंकि इसके ऊपर चार्ज होता है, या तो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, या फिर इसके ऊपर कुछ रेडिकल्स बनेंगे। इस इंटरमीडिएट की अगर हम किसी तरह से स्टेबिलिटी बढ़ा दें तो रिएक्शन की स्पीड कई गुना बढ़ सकती है, क्योंकि जैसे जैसे इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी बढ़ेगी रिएक्टेंट आसानी से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो हम आज इंटरमीडिएट और इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी कैसे बढ़ाई जा सकती है और इन तरह के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इंटरमीडिएट्स जो हमारे सिलेबस में हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। जनरली हम 3 तरह के इंटरमीडिएट्स को स्टडी करते हैं। जनरली सबसे पहला होता है कार्बोकेटायन। कार्बन के ऊपर जब पॉजिटिव चार्ज होता है, दिस पॉजिटिव चार्ज रिप्रेजेंट्स अ वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट इन अ कार्बन एटम। इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज को कार्बोकेटायन कहा जाता है, कार्बोकेटायन। दूसरा हमारा जो इंटरमीडिएट्स होता है वो होता है कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसको बोलते हैं हम कार्बोएनायन, कार्बोएनायन, कार्बोएनायन। ठीक है। और तीसरा जो इंटरमीडिएट हमारे पास होता है कार्बन के ऊपर एक फ्री रेडिकल, इसको फ्री रेडिकल कहा जाता है, तो इसे बोला जाता है कार्बन फ्री रेडिकल। अब देखिए ध्यान से, तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं हम। जब कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इट मीन्स दैट कार्बन के पास एक वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट है और उस वैकेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स का नीड है। अगर किसी तरह से कार्बोकेटायन को इलेक्ट्रॉन दे दिए जाएंगे तो वो स्टेबल हो जाएगा। कार्ब एनायन का मतलब मीन्स ये, कार्बन के पास जो ऑर्बिटल है उसमें एक्सेस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और इस एक्सेस इलेक्ट्रॉन के कारण ये जो है वो अनस्टेबल है। अगर किसी तरह से कार्ब एनायन से इलेक्ट्रॉन ले लिए जाएंगे तो ये स्टेबल हो जाएगा। अब कार्बन फ्री रेडिकल की यहाँ पे कहानी ये, जब कार्बन के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन होता है, इस इलेक्ट्रॉन के कारण ये कार्बन रेडिकल जो होता है ये पैरामैग्नेटिक होता है, और हम जानते हैं कि पैरामैग्नेटिक स्पीसीज आर हाईली अनस्टेबल होती है। तो इस रेडिकल से या तो एक इलेक्ट्रॉन ले लिया जाए, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लेने पर भी ये डायमैग्नेटिक बन जाएगा, और इसे एक इलेक्ट्रॉन या फिर दे दिया जाए तो एक इलेक्ट्रॉन देने पर भी ये डायमैग्नेटिक बन जाएगा। इस तरह से इसकी स्टेबिलिटी कंपैरिजन करेंगे। इट मीन्स इसको इलेक्ट्रॉन दे दें तो भी स्टेबल हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन ले लें तो भी स्टेबल हो जाएगा। कार्बोकेटायन के लिए क्या होगा, कार्बोकेटायन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है तो हमें उसे इलेक्ट्रॉन देना पड़ेंगे, कार्ब एनायन से इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेंगे, और इसके लिए दोनों किए जा सकते हैं। तो हमारे पास इस इंटरमीडिएट्स की स्टेबिलिटी के लिए हमने कुछ ग्रुप्स बना रखे हैं, उन ग्रुप से इन कंपाउंड की स्टेबिलिटी डिफाइन होती है। तो आइए, 2 तरह के ग्रुप्स जनरली होते हैं हमारे पास, 2 तरह की स्पीसीज होती है। देखिए कौन कौन सी स्पीसीज होती है। एक हमारे पास होता है EDG और दूसरा होता है हमारे पास EWG। EDG क्या होता है, इनको बोलते हैं हम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ये ऐसे ग्रुप होते हैं जो जहाँ पे लग जाते हैं वहाँ से इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना स्टार्ट होते हैं, इन्हें कहा जाता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ठीक है, मतलब ये ग्रुप ऐसे होंगे जो जहाँ पे लग जाएंगे वहाँ से इलेक्ट्रॉन का सप्लाई करेंगे, और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन का सप्लाई जाएगा उस कंपाउंड की स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी। इनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। और दूसरे ग्रुप क्या होते हैं, ये उल्टा काम करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन को सप्लाई नहीं करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर लेते हैं, मतलब जहाँ पे लगे होंगे वहाँ से इलेक्ट्रॉन को खींचना स्टार्ट करेंगे। इनको बोलते हैं हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जो इलेक्ट्रॉन को खींच लेते हैं। ओके, तो 2 तरह के ग्रुप्स होते हैं। चलिए अब आप बताइए कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी कौन बढ़ाएगा। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है और आपको इसको बिल्कुल बेसिक सेंस में सॉल्व करना है। कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी कौन बढ़ाएगा?
ATG बढ़ाएगा या EWG बढ़ाएगा। अब यहाँ पे देखें, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसके पास अगर इलेक्ट्रॉन की कमी है तो इसे अगर इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो स्टेबल हो जाएगा, तो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ाएगा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। कार्बन आयन की स्टेबिलिटी कौन बढ़ाएगा? अब इसके पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन है, अगर इससे इलेक्ट्रॉन ले लिए जाए एक्सेस तो यहाँ पे इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो इसके इलेक्ट्रॉन लेने के लिए हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाएंगे और इसकी स्टेबिलिटी बढ़ाएंगे। फ्री रेडिकल के बारे में कहानी है, फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी दोनों बढ़ाते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप भी बढ़ाते हैं और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी इसकी स्टेबिलिटी बढ़ाते हैं। देखिए 3 तरह के फैक्टर्स होते हैं जिनसे आप इन इंटरमीडिएट्स की स्टेबिलिटी कंपैरिजन करते हैं। वो 3 तरह के इफेक्ट जो होते हैं उन्हें हम थोड़ा ब्रीफली डिस्क्राइब कर लेते हैं। देखिए 3 तरह के इफेक्ट जो होते हैं, देखें उन्हें। पहला इफेक्ट जो होता है उसको कहा जाता है इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट, इन तीनों इफेक्ट को हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे। इंडक्टिव इफेक्ट, अब देखिए इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है। इंडक्टिव इफेक्ट में सिग्मा इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग होती है। शिफ्टिंग मीन्स ये होता है कि मेरे पास यहाँ पे थोड़े से इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन मैं वहाँ पे ट्रांसफ़र नहीं करूँगा, इन इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा उधर शिफ्ट कर दूंगा। इस शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन को कहा जाता है इंडक्टिव इफेक्ट। क्या कहा जाता है? इंडक्टिव इफेक्ट। तो यहाँ पे क्या होता है? शिफ्टिंग ऑफ, सिंपली शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। देखें कैसे शिफ्टिंग होती है, थोड़ा सा देख लें यहाँ पे। जैसे मान लेते हैं मेरे पास यहाँ पे एक कार्बन की चेन है और इस कार्बन के पास मान लीजिए एक हाइड्रोजन है। उस हाइड्रोजन को रिप्लेस करके मैंने एक ऐसा ग्रुप लगाया है, मान लेते हैं यहाँ पे मैंने एक ग्रुप लगाया है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाया। अब बताइए क्या होगा, यहाँ पे ध्यान से देखें। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करता है? ये इलेक्ट्रॉन को जहाँ पे लगता है वहाँ से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता है, खींचता है। तो ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, खींचेगा मीन्स ट्रांसफ़र नहीं होंगे, इलेक्ट्रॉन थोड़े से इसकी तरफ स्लाइटली शिफ्ट हो जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग इधर होगी। और अगर ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग थोड़ी सी इधर इस साइड होगी। इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होने से इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी और इसके ऊपर आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ओके अब ये कार्बन क्या करेगा? ये कार्बन अपने जस्ट पड़ोसी कार्बन के इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा अपनी तरफ खींचेगा, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो चुकी है और ये इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करने के लिए पड़ोस वाले कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। मगर कितना इलेक्ट्रॉन खींचेगा? जितना इससे खींचे थे या उससे कम, उससे कम। ध्यान रखिए इंडक्टिव इफेक्ट एक डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट होता है। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती है ये इफेक्ट कमज़ोर होता जाता है। तो ये कार्बन पड़ोसी कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, मगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन थोड़ा कम खींचेगा। तो अब इसके ऊपर चार्ज आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। इस तरह से चौथे कार्बन के बाद में ये इफेक्ट ख़त्म हो जाता है। चलिए देखें, इंडक्टिव इफेक्ट को हम जनरली आई से रिप्रेजेंट करते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट 2 टाइप्स का होता है, एक होता है प्लस आई और दूसरा होता है माइनस आई। प्लस आई क्या होता है? प्लस आई होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट और माइनस आई होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट। ठीक है, तो प्लस आई एंड माइनस आई। अब हम जब भी आगे स्टडी करेंगे तो प्लस आई और माइनस आई के सेंस में पढ़ा जाएगा इसे। प्लस आई मीन्स होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ऐसे ग्रुप जो होते हैं जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। और माइनस आई क्या होते हैं? ऐसे ग्रुप्स जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करते हैं माइनस आई से। ठीक है, चलिए प्लस आई की सीरीज़ देखें यहाँ पे ध्यान से। ये सीरीज़ हमें याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज़ होती है। देखिए कुछ कॉमन सेंस लगाया जा सकता है। ठीक है, अब ध्यान से देखें, प्लस आई मतलब मुझे ऐसे ग्रुप चाहिए जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करें। अब इलेक्ट्रॉन को कौन डोनेट करेगा? ध्यान से देखिए, या तो उसके पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन हो। अगर एक्सेस इलेक्ट्रॉन किसी के पास होगा तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी रखेगा। ठीक है, तो जनरली ध्यान रखें यहाँ पे प्लस आई वाले जो ग्रुप्स होते हैं, ये प्लस आई वाले ग्रुप कौन होते हैं? ये प्लस आई वाले जो ग्रुप होते हैं ये या तो इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है या फिर ये अल्काइल ग्रुप्स होते हैं। ध्यान रखिए, बस 2 चीज़ें ध्यान रख लें, आपका प्लस आई खत्म हो जाएगा। प्लस आई मीन्स ऐसे ग्रुप जिनके पास जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। इलेक्ट्रॉन डोनेट कौन करेगा? या तो उनके ऊपर आइदर उनके पास नेगेटिव चार्ज हो या फिर वो अल्काइल ग्रुप्स हो। देखिए, और इन दोनों में सबसे शानदार इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र या इलेक्ट्रॉन को शिफ्टिंग कौन करेगा? इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग करेंगे नेगेटिव चार्ज। अब देखें इसकी सीरीज़ क्या होती है।
जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी कम होती है वो उतना आसानी से डोनेट करने की कैपेसिटी रखता है। देखिए प्लस आई की सीरीज सबसे शानदार होता है CH2 माइनस, फिर होता है NH माइनस, देन O माइनस, देन COO माइनस। देखिए यहाँ पे ये सारे जो लिखे हैं मैंने यहाँ पे, इन सब के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी कम होगी वो उतना अच्छा से डोनेट कर पाएगा। तो इन सब के अंदर सबसे शानदार प्लस आई किसका होगा? C माइनस का, फिर होगा N माइनस, फिर O माइनस, फिर COO माइनस। यहाँ पे डिस्टेंस बढ़ चुका है इसलिए इसका इफेक्ट इससे कमज़ोर होगा। देन अल्काइल ग्रुप्स आ जाएंगे हमारे। अल्काइल ग्रुप्स कौन से? 3 डिग्री अल्काइल ग्रुप, देन 2 डिग्री अल्काइल ग्रुप, देन 1 डिग्री अल्काइल ग्रुप। और 1 डिग्री अल्काइल ग्रुप में स्पेसिफिक नाम लिखूँ मैं यहाँ पे, तो 1 डिग्री अल्काइल ग्रुप में जो सबसे अच्छा होता है वो CT3, देन CD3, देन CH3। देखिए ये हाइड्रोजन के आइसोटोप है, ये ट्राइटियम है और ये ड्यूटेरियम, ये हाइड्रोजन के आइसोटोप है। इसमें CT3 की पावर, डोनेटिंग की पावर CH3 से ज़्यादा होती है और CD3 की CH3 से ज़्यादा होती है। ध्यान रखिएगा, C माइनस, N माइनस, O माइनस, COO माइनस, देन 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। 1 डिग्री के अंदर भी कौन कौन से ध्यान रखिए? ट्राइटियम वाला पहले, फिर ड्यूटेरियम वाला, फिर प्रोटियम या फिर हाइड्रोजन वाला। तो 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। ठीक है, प्लस आई की सीरीज़ है। अब इसी तरह से माइनस आई की सीरीज़ भी होती है स्टूडेंट्स। अब माइनस आई की सीरीज़ देखें ध्यान से, यहाँ पे माइनस आई की सीरीज़ भी हमें ध्यान रखना है। अब हमें इसको कैसे याद रखना है? देखें माइनस आई मतलब कौन कौन होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेंगे। अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कौन करेगा? जिसके पास खुद के पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। तो देखिए माइनस आई वाले कौन होंगे? या तो उनके ऊपर सबसे शानदार माइनस आई वो करेंगे जिनके ऊपर परमानेंट पॉजिटिव चार्ज होगा। परमानेंट पॉजिटिव चार्ज रिप्रेजेंट्स डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी वो सबसे शानदार इलेक्ट्रॉन खींचेंगे। उसके बाद में कौन होगा? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज वाले। उसके बाद में कौन होगा स्टूडेंट्स? उसके बाद में होंगे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, क्योंकि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं उनकी भी इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करने की टेंडेंसी अच्छी खासी होती है। चलिए पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव मतलब परमानेंट पॉजिटिव चार्ज वाले। देखिए परमानेंट पॉजिटिव चार्ज वाले कौन है? सबसे पहले NF3+, ध्यान रखना है, देन NR3+, देन NHR2+, देन NH3+। अब ध्यान से देखें, ये सारी स्पीसीज ऐसी है जिनके ऊपर परमानेंट पॉजिटिव चार्ज है। इस परमानेंट पॉजिटिव चार्ज में सबसे शानदार माइनस आई होता है NF3+ का, फिर ये, उसके बाद में पार्शियल पॉजिटिव वाले आ जाएंगे। पार्शियल पॉजिटिव वाले वो स्पीसीज होंगे जिनके ऊपर क्या होगा? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। देखिए नाइट्रो ग्रुप क्या होता है? N डबल बॉन्ड O। अगर आप ध्यान से यहाँ पे देखें, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव आएगा और इसके ऊपर क्या आएगा? पार्शियल पॉजिटिव आएगा। देन सल्फोनिक ग्रुप, सल्फोनिक H डबल बॉन्ड O OH। यहाँ पे भी ये पॉजिटिव चार्ज सल्फर के ऊपर आएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। देन इसके बाद में जो होगा वो होगा साइनाइड, C ट्रिपल बॉन्ड N। नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नाइट्रोजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव, उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव आएगा। तो फर्स्ट कनेक्टेड एटम के ऊपर हमको देखना है साइनाइड। साइनाइड के बाद में कौन आएगा स्टूडेंट्स? यहाँ पे एल्डिहाइड, C डबल बॉन्ड OH, देन COOH। ओके, आप सबके अंदर अगर कॉमन देखें तो फर्स्ट कनेक्टेड एटम जो होगा उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट कौन होगा स्टूडेंट्स? इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब इलेक्ट्रोनेगेटिव को आप ऐसे याद रख सकते हैं, XONC, ये फैमिली है XONC। XONC मीन्स क्या होता है? X का मतलब होता है हेलोजन, O का मतलब ऑक्सीजन फैमिली, देन नाइट्रोजन फैमिली, देन कार्बन फैमिली। इस ऑर्डर में हम लिखेंगे। X का मतलब होता है हेलोजन। हेलोजन में सबसे शानदार माइनस आई कौन करता है? F, फिर Cl, फिर Br और फिर कौन करेगा स्टूडेंट्स? I करेगा। X के बाद में ऑक्सीजन फैमिली के अंदर सबसे शानदार करेगा OR, देन करेगा OH, फिर नाइट्रोजन फैमिली में NH2 और फिर इसके बाद में कार्बन फैमिली। अब कार्बन फैमिली को ध्यान से देखें, हम जानते हैं कि जिस कार्बन के अंदर परसेंटेज एस कैरेक्टर ज़्यादा होगा वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, और जितना ज़्यादा वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसकी विड्रॉइंग पावर उतनी ज़्यादा होगी। तो देखिए कार्बन फैमिली के अंदर सबसे पहले आएगा अल्काइन। क्यों अल्काइन आएगा स्टूडेंट्स? क्योंकि इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp है और इसके पास परसेंटेज एस कैरेक्टर 50% है। अल्काइन के बाद में स्टूडेंट्स आएगा फिनाइल, मीन्स बेंजीन ग्रुप। इस बेंजीन के पास में 6sp2 कार्बन होते हैं और उसके बाद में आएगा अल्किन।
ठीक है। अब आप समझ सकते हैं ये वाला ग्रुप जो लिखा हुआ है मैंने वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखे हुए हैं। तो सबसे पावरफुल कौन होंगे? परमानेंट पॉजिटिव, फिर पार्शियल पॉजिटिव, फिर इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिव में भी एक्स और एन सी का ध्यान रखें आप। देखें ध्यान से, इस sp का परसेंटेज कैरेक्टर 50% है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इस कार्बन के अंदर 6 sp2, इस ग्रुप के अंदर 6 sp2 कार्बन है और 6 sp2 कार्बन होने के कारण ये भी इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता है और ये अल्किन आ जाता है। अल्किन में 2 sp2 है, 6 sp2 के कारण ये ज़्यादा डोमिनेंट होता है इससे। ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट इस तरह से हमने यहाँ पे देख लिया। अब हम नेक्स्ट इफेक्ट की तरफ मूव करते हैं जिसको हम बोलते हैं रेजोनेंस इफेक्ट या मेसोमेरी इफेक्ट। देखिए रेजोनेंस इफेक्ट, अब थोड़ा सा जल्दी देखें हम। रेजोनेंस इफेक्ट में भी 2 तरह के ग्रुप होते हैं। आप इसे आर रेजोनेंस या फिर मेसोमेरिक इफेक्ट के नाम से जान सकते हैं। देखिए आप, ये भी 2 तरह के होते हैं, एक होता है प्लस आर और एक होता है माइनस आर। रेजोनेंस का मीन्स क्या होता है? रेजोनेंस इज जस्ट अ डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होती है, यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन उठकर दूसरी जगह चले जाते हैं, तो इसको बोलते हैं डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। जहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन हो जाए, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, ध्यान से देख के बताइए, इंडक्टिव इफेक्ट और रेजोनेंस इफेक्ट में कौन ज़्यादा पावरफुल होगा, कौन ज़्यादा डोमिनेंट होगा? किसमें इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी ज़्यादा ट्रांसफ़र होने वाली? वहाँ पे इलेक्ट्रॉन केवल थोड़े से शिफ्ट होंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन उठकर डायरेक्ट वहाँ चले जाएंगे, तो ये डोमिनेंट इफेक्ट होता है उसके कंपैरिजन में। ठीक है, देखिए प्लस आर कौन होगा, माइनस आर कौन होगा? अब ध्यान से देखिए, प्लस आर का मीन्स वही होता है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होंगे और माइनस आर का सिग्निफिकेंस क्या होगा? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स होंगे। अब हमें कैसे मालूम पड़ेगा कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, कोई प्लस आर कर रहा है, माइनस आर कर रहा है? सिंपल सी बात है, प्लस आर वो करेगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना है और इलेक्ट्रॉन डोनेट वो करेगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन होंगे। नॉर्मल सी बात है, इलेक्ट्रॉन डोनेट वो करेगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन होंगे। तो देखिए, जब भी आप प्लस आर चेक करें तो फर्स्ट कनेक्टेड एटम के ऊपर अगर लोन पेयर प्रेजेंट है, इफ़ लोन पेयर इज प्रेजेंट, तो वो ग्रुप 100% क्या करेगा? प्लस आर करेगा। या तो लोन पेयर होना चाहिए उसके पास में, या फिर उसके पास नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। ठीक है, इतना चेक कर लेंगे आप। देखिए ध्यान से यहाँ पे, जैसे एग्जांपल देखें इसके, जैसे अगर ये ग्रुप प्रेजेंट है NH2 में नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता तो ये ग्रुप जहाँ पे भी लगा होगा ये प्लस आर करेगा। ठीक है, माइनस आर कौन करेगा? माइनस आर को आप ऐसे देख सकते हैं, माइनस आर मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉ वो करेगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। इलेक्ट्रॉन की कमी मतलब उसके पास एक वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। इट मीन्स उसके पास एक वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट होना चाहिए, या तो वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट हो या फिर उसके पास एक फर्स्ट कनेक्टेड एटम के ऊपर पाई बॉन्ड हो, क्योंकि पाई बॉन्ड जब ब्रेक होगा तो पाई बॉन्ड जब ब्रेक होगा वो इस तरह से पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव, और फर्स्ट कनेक्टेड एटम के ऊपर वापस क्या आ जाएगा? वैकेंट ऑर्बिटल। इस तरह से हम चेक कर लेंगे प्लस आर कर रहा है या फिर माइनस आर कर रहा है। देखिए स्टूडेंट, 2 इफेक्ट पढ़ चुके हैं, तीसरा लास्ट इफेक्ट पढ़ लेते हैं जिसे बोला जाता है हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक, तो अब हमें तीसरा इफेक्ट पढ़ना है। तीसरा जो इफेक्ट होता है उसे कहा जाता है हाइपर कॉन्जुगेशन। तो हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है? हाइपर कॉन्जुगेशन को आप ऐसा समझ सकते हैं, ये आपका डीलोकलाइजेशन होता है, डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। इसमें सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन होने वाला है, डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। एक स्पेसिफिक कंडीशन में सिग्मा इलेक्ट्रॉन भी डीलोकलाइज हो सकते हैं। वो क्या होगा, वो इसे एक आप एग्जाम्पल से समझे, ध्यान से देखिए। देखिए ध्यान से, मेरे पास एक कंपाउंड लिया मैंने यहाँ पे कार्बोकेटाइन प्रेजेंट है। इस कार्बोकेटाइन के जस्ट बगल वाला कार्बन जो होगा, इस कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन। इस अल्फा कार्बन के पास जो CH बॉन्ड प्रेजेंट है, ये CH बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और ये जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज का मतलब आप समझ रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज मीन्स यहाँ पे एक वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट है। और वैकेंट ऑर्बिटल मीन्स ये कि यहाँ पे ये जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स होंगे वहाँ से डीलोकलाइज होकर यहाँ पे आ जाएंगे। इस तरह से सिग्मा इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन होता है वैकेंट ऑर्बिटल में। मतलब यहाँ पे क्या होगा, वैकेंट ऑर्बिटल के जस्ट पड़ोस में एक कार्बन होगा, sp3 कार्बन। उस कार्बन के पास CH बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो डीलोकलाइज हो जाएंगे वैकेंट ऑर्बिटल में, एंड दिस फिनोमेना इज नोन एज हाइपर कॉन्जुगेशन। ओके, अच्छा अब ये देख के बताएं, मुझे बताएं, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट के अंदर डोमिनेंट इफेक्ट कौन होता है?
कौन सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र या इलेक्ट्रॉन डोनेट विड्रॉ करता है, बताइए। देखिए रेजोनेंस में पाई इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन में सिग्मा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है, और इंडक्टिव इफेक्ट में सिग्मा इलेक्ट्रॉन की केवल शिफ्टिंग होती है। तो हम एक बात तो समझ सकते हैं कि ये दोनों इफेक्ट जो होते हैं इनमें ट्रांसफ़र से होते हैं, और ये वाला इफेक्ट जो होता है शिफ्टिंग से होता है। तो ट्रांसफ़र से जो इफेक्ट होते हैं वो मोर डोमिनेंट होते हैं एज़ कम्पेयर टू शिफ्टिंग से। अब इन दोनों के अंदर भी कौन ज़्यादा डोमिनेंट होगा। अब यहाँ पे देखें आप, सिग्मा और पाई के अंदर पाई इलेक्ट्रॉन्स आसानी से डिलोकलाइज कर जाते हैं, क्योंकि पाई बॉन्ड का टूटना आसान होता है कई जगहों पर, इसलिए पाई इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन आसानी से होगा। तो ध्यान रखें रेजोनेंस इफेक्ट सबसे डोमिनेटिंग इफेक्ट है, उसके बाद में हाइपर कॉन्जुगेशन, एंड देन क्या होगा, यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट होगा। अब हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन उस कंपाउंड में हो रहा है। तो बस आप ऐसे ही देखना है, आपको देखना है कि अगर कोई वैकेंट ऑर्बिटल के जस्ट बगल वाला कार्बन जो होगा उसके पास CH बॉन्ड प्रेजेंट है, तो CH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन उस वैकेंट ऑर्बिटल में डीलोकलाइज हो जाएंगे। ठीक है, हाइपर कॉन्जुगेशन से जनरली कार्बोकेटायन और अल्किन की स्टेबिलिटी चेक की जाती है। ठीक है, चलिए अब इस हाइपर कॉन्जुगेशन में एक चीज़ हम समझ लेते हैं, अल्फा। जैसे यहाँ पे देखें आप, मैंने कंपाउंड एज एन एग्जांपल लिया है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, हमें यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन काउंट करना है। क्या काउंट करना है स्टूडेंट्स, अल्फा हाइड्रोजन, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन काउंट करना जरूरी है यहाँ पे। देखें अल्फा हाइड्रोजन का मीन्स होता है यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, इट मीन्स यहाँ पे एक वैकेंट ऑर्बिटल, इसके जस्ट पड़ोसी कार्बन जो होते हैं वो होते हैं अल्फा कार्बन। तो ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है, मतलब जहाँ पे वैकेंट ऑर्बिटल होगा उसका जस्ट नेक्स्ट कार्बन एटम जो होगा वो अल्फा कार्बन होगा, और उस अल्फा कार्बन से जितने हाइड्रोजन लगे होंगे दैट इज नोन एज अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन होंगे स्टूडेंट्स, एक बॉन्ड बना रहा है, 3 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन हो जाएंगे, अल्फा हाइड्रोजन 7 हो जाएंगे, 3 2 5 और 2 7। तो इस तरह से अल्फा हाइड्रोजन, जिसके पास ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे वो कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल होगा, उसमें कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होगा। तो नॉर्मल सी चीज़ें यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन से हम देख लेंगे। चलिए अब हम ये जो तीनों इंटरमीडिएट से, उन तीनों इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी कैसे कैसे चेक करने वाले हम। सबसे पहले यहाँ पे देखें कार्बोकेटाइन। अब आप बताएंगे स्टूडेंट्स कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी कौन बढ़ाएगा, चलिए बताइए। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी कौन बढ़ाता है, इसके पास है इलेक्ट्रॉन की कमी, इसको इलेक्ट्रॉन दे दोगे इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। इसको इलेक्ट्रॉन कौन देगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इसकी स्टेबिलिटी बढ़ाएंगे, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इसकी स्टेबिलिटी घटा देंगे। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन कौन से होते हैं स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं आपके +R +H एंड +I। ओके, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन कौन से होंगे जो इसकी स्टेबिलिटी कम करेंगे, -R -H हमारे सिलेबस में नहीं है, -I। ओके, इसके बाद में देखें कार्बेनाइन। कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी कौन बढ़ाएगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, वहाँ से इलेक्ट्रॉन ले लोगे उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। और कौन स्टेबिलिटी घटाएगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन कौन से होंगे, ये वाले आप रिपीट कर देंगे यहाँ पे, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन से होंगे वो वाले आप यहाँ पे रिपीट कर देंगे। इसके बाद में देखें कार्बन फ्री रेडिकल। देखो रेडिकल के बारे में कहानी ये, रेडिकल जो होता है उसको डोनेटिंग ग्रुप भी खुश रखते हैं और विड्रॉइंग ग्रुप भी खुश रखते हैं। अगर उसे इलेक्ट्रॉन दे दोगे तो भी खुश हो जाएगा, अगर उससे इलेक्ट्रॉन ले लिया जाएगा तो भी खुश हो जाएगा वो। बट कार्बन फ्री रेडिकल को केवल दिक्कत होती है -I से, -I इसकी स्टेबिलिटी घटाता है, बाकी सारे जो होते हैं, बाकी रेस्ट जितने भी होते हैं वो सब उसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं। चलिए ये नोट करिए। अब हम क्वेश्चंस पे आते हैं। अब हमें जितने भी कंसेप्ट हमने पढ़े हैं सारे कंसेप्ट को लगाना है और वहाँ पे देखना है। ध्यान से देखिएगा, कभी भी आप जो कंपाउंड आपके सामने दिया हो ट्राई करें वहाँ पे देखें क्या रेजोनेंस हो रहा है क्या वहाँ पे। अगर रेजोनेंस नहीं हो रहा है तो फिर हाइपर से चेक करें, अगर हाइपर नहीं हो रहा है तो फिर इंडक्टिव से चेक करें, यहाँ से चेक नहीं करना है। ठीक है, चलिए आइए स्टूडेंट्स कुछ क्वेश्चन ट्राई करते हैं। जैसे देखिए हमें यहाँ पे स्टेबिलिटी कंपैरिजन करना है, तो पहला क्वेश्चन देखिए CH3+ CD3+ CT3+। देखिए इसमें इफेक्ट लगाना है रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन एंड इंडक्टिव। अब ट्राई करते हैं, रेजोनेंस यहाँ पे दिख नहीं रहा है, हाइपर कॉन्जुगेशन यहाँ पे लगेगा नहीं क्योंकि जस्ट पड़ोस वाला एक कार्बन चाहिए, यहाँ पे इंडक्टिव से क्वेश्चन होगा। और हमने देखा है इंडक्टिव के अंदर ये जो ट्राइटियम होता है ये सबसे ज़्यादा +I लगाता है, ये सबसे ज़्यादा +I लगाएगा, उससे कम +I ये लगाएगा। ठीक है, ये तो ना के बराबर लगाएगा। और कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी कौन बढ़ाएगा, देने वाले, तो ये +I से डोनेट कर रहा है, ये भी +I से डोनेट कर रहा है, ना के बराबर डोनेट कर रहा है, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हमने करा इंडक्टिव इफेक्ट से +I से।
ठीक है। दूसरा देखिए, यहाँ पे कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी कंपैरिजन करना है, रेजोनेंस यहाँ पे है नहीं, हाइपर कॉन्जुगेशन लगाएंगे यहाँ पे, क्योंकि कार्बोकेटाइन के जस्ट पड़ोस वाला कार्बन, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है 3, 6, 9, यहाँ पे 9 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। स्टूडेंट यहाँ पे 3 और 3 6 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यहाँ पे कोई अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। और हमको पता है कि कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी कौन बढ़ाता है, हाइपर कॉन्जुगेशन बढ़ाता है। तो सबसे ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे। ओके, कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी कौन बढ़ाएगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कम करेगा। देखिए ध्यान से, अब कार्ब एनायन में यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो कार्ब एनायन में यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन आप लगा सकते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है। यहाँ पे ये हाइपर कॉन्जुगेशन या फिर ये हाइपर कॉन्जुगेशन होगा नहीं। यहाँ पे आप कार्बो ये प्लस आई से इसका देखें, यहाँ पे 3 अल्काइल ग्रुप है जो प्लस आई से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, यहाँ पे 2 अल्काइल ग्रुप है जो प्लस आई से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, और प्लस आई से उसकी स्टेबिलिटी कम होती है। कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी प्लस आई से घटती है। सबसे ज़्यादा प्लस आई लग रहा है, सबसे उससे कम लग रहा है, यहाँ पे ना के बराबर लग रहा है, सबसे ज़्यादा स्टेबल ये होगा, फिर ये होगा। ओके, आइए फोर्थ क्वेश्चन में ध्यान से देखें। यहाँ पे कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी कंपैरिजन करना, ये CH3 ग्रुप क्या करेगा, ये करेगा प्लस आई, ये प्लस आई से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। ये डबल बॉन्ड क्या करता है, डबल बॉन्ड माइनस आई करता है। ट्रिपल बॉन्ड क्या करेगा, ये और ज़्यादा माइनस आई करेगा। तो देखो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी कौन बढ़ाएगा, ये बढ़ाएगा, प्लस आई बढ़ाता है। फिर ये दोनों स्टेबिलिटी कम कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी कौन कम कर रहा है, ये ट्रिपल बॉन्ड का, ये जो माइनस आई होता है, ट्रिपल बॉन्ड का माइनस आई सबसे ज़्यादा होता है। पहले कंपाउंड को P मान लेते हैं, दूसरे को Q, तीसरे को R मान लेते हैं। चलिए स्टेबिलिटी का ऑर्डर लिखें, सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा P, देन होगा Q, देन क्या होगा R, क्योंकि ये ज़्यादा माइनस आई करेगा, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कार्बन आयन की स्टेबिलिटी कंपैरिजन करें, यहाँ पे ये CH3 प्लस आई से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, अनस्टेबल कर रहा है। ये माइनस आई से इस कंपाउंड को स्टेबल कर रहा है, ये भी माइनस आई से स्टेबल कर रहा है। सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन कर रहा है, ये, फिर ये, फिर ये। ओके, आइए नेक्स्ट मूव करते हैं। अब देखें यहाँ पे कुछ रेजोनेंस दिख रहा है, यहाँ पे रेजोनेंस दिख रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखें रेजोनेंस, देखें यहाँ पे अच्छा खासा रेजोनेंस चल रहा है, इसके 5 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनेंगे। यहाँ पे भी रेजोनेंस, एक बार रेजोनेंस होगा, सबसे शानदार रेजोनेंस यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे। रेजोनेंस से कंपाउंड की स्टेबिलिटी बढ़ती है, क्योंकि रेजोनेंस से चार्ज का डिस्पर्जन होता है, और जितना ज़्यादा चार्ज का डिस्पर्जन होगा वो कंपाउंड उतना ज़्यादा स्टेबल बनेगा। देखें यहाँ पे भी रेजोनेंस है, यहाँ पे भी रेजोनेंस है, यहाँ पे भी रेजोनेंस है, बट यहाँ पे रेजोनेंस नहीं। और ध्यान से देखें, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज रखोगे तो वो अनस्टेबल बनाएगा। तो ये तो सबसे बेकार होगा, क्योंकि ये अनस्टेबल कर रहा है। डबल बॉन्ड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल होता है, सबसे बेकार है। इन दोनों में रेजोनेंस हो रहा है, यहाँ पे भी रेजोनेंस है, यहाँ पे भी रेजोनेंस है। तो रेजोनेंस तो टाई हो गया। रेजोनेंस के बाद में कौन आता है स्टूडेंट, हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन चेक करें, कितने अल्फा हाइड्रोजन, 3 और 2 5, इसके पास 5 अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है स्टूडेंट्स, यहाँ पे केवल 2 अल्फा हाइड्रोजन है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। चलिए कार्बन आयन की स्टेबिलिटी कंपैरिजन करें। डबल बॉन्ड के ऊपर नेगेटिव चार्ज स्टेबल होता है, यहाँ पे नेगेटिव रेजोनेंस कर रहा है, यहाँ पे भी ये नेगेटिव रेजोनेंस कर रहा है। तो रेजोनेंस के कारण कंपाउंड की स्टेबिलिटी बढ़ेगी। इट मीन्स दैट ये दोनों कंपाउंड इसकी तुलना में ज़्यादा स्टेबल होंगे। इन दोनों में सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, ये अल्काइल ग्रुप प्लस आई कर रहा है, प्लस आई कर रहा है। यहाँ पे 2 साइड से प्लस आई चल रहा है, ये इस नेगेटिव कार्बन आयन को एक साइड से प्लस आई कर रहा है, और प्लस आई से कंपाउंड की स्टेबिलिटी कम होती। ये दोनों इससे ज़्यादा जरूर स्टेबल है, मगर इन दोनों के अंदर भी कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, इसमें ज़्यादा प्लस आई है, इसमें कम प्लस आई है। प्लस आई के कारण कंपाउंड लेस स्टेबल बनेगा। इट मीन्स दैट यहाँ पे Q अच्छा स्टेबल होगा, फिर P होगा, फिर R होगा। ओके, इन दोनों में देखें रेजोनेंस दोनों जगह। इसके साथ में यहाँ पे एक नया फैक्टर आता है, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। साइक्लिक रेजोनेंस है, पूरे साइकिल में रेजोनेंस है। यहाँ पे केवल 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यहाँ पे 4 पाई इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 2 पाई इलेक्ट्रॉन के कारण ये कंपाउंड एरोमेटिक है, और ये क्या है, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है। एरोमेटिक कंपाउंड आर मोर स्टेबल दैन एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। चलिए 10th देखिए, 10th में अधिकतर स्टूडेंट ये मिस्टेक करते हैं, वो ऑर्डर लिखेंगे F माइनस Cl माइनस Br माइनस F I माइनस, ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर, बट ये गलत है। जब भी आप ग्रुप में देखें तो ग्रुप में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं, साइज देखा जाता है। इसके अंदर सबसे बड़ा साइज किसका होगा, I का साइज होगा। जितना ज़्यादा साइज होगा उस पर चार्ज का डिस्पर्जन उतना ज़्यादा होगा, और जितना ज़्यादा चार्ज का डिस्पर्जन होगा वो उतना ज़्यादा स्टेबल बनेगा। तो I माइनस Br माइनस Cl माइनस एंड F माइनस। होप स्टूडेंट्स आपको ये 10 क्वेश्चन समझ में आए होंगे।